वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम पीएमएलए के जो कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसका जिक्र हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, हमारे जो पिछले सेशंस हुए हैं, 8 सेशन जो हमने पहले किए हैं। तो एक ये केस है विजय मंडल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2022 का केस है और ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये डिसीजन दिया। तो अब इसमें एक तो पीएमएलए के प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो, और साइमल्टेनियसली जो चैलेंज किया गया था कोर्ट के सामने, तो उस सबको उन्होंने अपहोल्ड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ जो है कि भाई आप बताएंगे, मतलब जिसके ऊपर इल्जाम है वो बताएगा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। हमने कहा था ना रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, क्योंकि आमतौर पर तो ये होता है कि इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, तो यहाँ पे गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। आप खुद प्रूव कीजिए मैं इनोसेंट हूँ। हमने कहा आप गिल्टी हैं तो गिल्टी हैं। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि ये लॉ डील इस चीज के साथ कर रहा है जिसमें बहुत ही ज्यादा उस तरह की मिलने की संभावनाएं, बहुत कंक्लूसिव एविडेंसेस मिलने की संभावना, मतलब इस तरह का कि बहुत फुल प्रूफ हो जाए इन्वेस्टिगेशन, बहुत कम चांस होते हैं। अब बेल में जो दो कंडीशंस थी कि भाई जज को ये सेटिस्फेक्शन हो कि ये व्यक्ति इनोसेंट है और वो ऐसा काम बेल पे जाने के बाद नहीं करेगा, इस तरह की जो बात थी, तो वो भी कहते वैलिड। देन ईडी पावर टू रेस्ट अंडर सेक्शन 19, तो उसमें मजिस्ट्रेट से कोई प्रायर वारंट की जरूरत नहीं है। उसमें तो ये भी नहीं है, उसमें से कोई भी अफसर जिसको लगता है कि उसने ये ऑफेंस किया तो वो अरेस्ट कर सकता है। और ईसीआईआर इज इंटरनल ईडी डॉक्यूमेंट, जो हमने बात की थी ना कि उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने हैं, लेकिन ईसीआईआर जो है वो केस की जो इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट जो उनकी इंटरनल है, उसको वो शेयर नहीं करेंगे। तो एफआईआर नहीं है ये उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट है। तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो देने ही है, लेकिन ये नहीं देनी, ईसीआईआर नहीं देनी। फिर एक और उन्होंने इस जजमेंट में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्टैंड अलोन ऑफेंस है। जो प्रेडिकेट ऑफेंस है उसमें जो किसी का क्विटल हो गया, कोई बरी हो गया, जो मतलब मान लो बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता की कोई ऑफेंस थी, उसमें उसने चोरी की थी, उसमें वो बरी हो गया, तो ये अलग है भाई। ये उसका सीक्वेंस ये नहीं हुआ कि इसमें भी बरी हो जाएगा, इसमें इसको अलग से देखेंगे, ऑटोमेटिकली क्विटल नहीं होगा पीएमएलए में। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ये मदन लाल चौधरी वाली जजमेंट में, विजय मदन लाल चौधरी, इसमें कहा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ईडी अफसर पुलिस अफसर नहीं है एविडेंस एक्ट के हिसाब से। जैसे जीएसटी अफसर भी पुलिस अफसर नहीं है, कस्टम अफसर भी पुलिस अफसर नहीं है, तो उनके सामने दी हुई स्टेटमेंट जो है वो साक्ष्य के तौर पे, एविडेंस के तौर पे यूज हो सकती है। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट इनके सामने, पुलिस के सामने दी हुई कन्फेशनल स्टेटमेंट एविडेंस के तौर पे यूज नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें फिर वो एविडेंस के साथ वो चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है पीएमएलए में, और जो सीबीआई इसमें जो डीओआर के अंडर जो और जो डिपार्टमेंट्स हैं, या और जो सॉरी जो एजेंसीज या वो हैं, कस्टम्स लॉज हैं, उनके अंडर जिस तरह से है वैसे ही पीएमएलए में है। दूसरा केस है पंकज बंसल। ये हमने बात की थी जब हमने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को देने की बात की थी। तो इसमें यह है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने ही नहीं है, उसको फिजिकली देने हैं अरेस्टेड पर्सन को, उसके अरेस्ट के समय पे। ओरल कम्युनिकेशन सफिशिएंट नहीं है। तो आर्टिकल 22 में मतलब जो दिया हुआ है, उसकी जो फ्रीडम है उसको इंश्योर करने के लिए, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी चुपचाप गुपचुप करके कि बताया तो बता दिया था जी, बस लिख दिया हमने, बता दी। नो, क्या बताया वो आपने राइटिंग में देना है। एक और केस है राम किशोर अरोड़ा वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये भी 2023 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी तक हमने जो बात की। तो
जो स्टिंजेंट बेल कंडीशंस हैं, जो हमने बताया ना, 2 ट्वाइन वो सैटिस्फाई होने चाहिए। तो अब उसमें कह रहे हैं कि ऑफेंसेस सब्सिक्वेंटली एडेड टू द शेड्यूल थ्रू अमेंडमेंट्स, कि सेक्शन 45 तो कब बना था, उसके बाद जो है अमेंडमेंट्स के थ्रू शेड्यूल में कुछ और ऑफेंसेस जोड़ दी गई। और फॉर एग्जांपल 2023 में ये सारे सीआरपीसी और ये आईपीसी और एविडेंस एक्ट यही चेंज हो गए, नए एक्ट आ गए। तो इसमें उन्होंने कहा कि वो सारे इक्वली उन पे भी लगते हैं जो शेड्यूल में नए कोई ऑफेंसेस ऐड हुए बाद में भी। तो वो रिट्रोस्पेक्टिविटी वाली कोई एग्जम्पशन की बात नहीं कि ये तो जी 45 तो आ गया था पहले और अब जो ये तो बाद में आई है ऑफेंस, तो इसलिए इस पे नहीं लगता। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया राम किशोर अरोड़ा के केस में। अब इसकी अगर हम समरी की बात करें तो ये समरी है, इसको हमने समराइज किया, ये आपके उसमें है। तो अब इसमें ईसीआईआर जो है वो नहीं देनी है, वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के साथ तो पंकज बंसल वाले केस में है। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये विजय मदन लाल वाले केस में है। ट्वाइन बेल कंडीशंस जो है वो ओके हैं, जज साहब की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि ये शरीफ है बंदा और नहीं करेगा ऐसा कुछ। तो ये भी मदन लाल चौधरी वाला जो केस है, विजय मदन लाल चौधरी, कन्विक्शन प्रेडिकेट ऑफेंस में कन्विक्शन नहीं हुई, तो ये नहीं कि इसमें भी नहीं होगी, ये स्टैंड लोन है। ठीक है। तो ये विजय मदन लाल चौधरी वाले केस में भी और भी केसेस में है। तो ईडी अफसर के सामने दी गई स्टेटमेंट जो है एडमिसिबल है, क्योंकि ईडी पुलिस नहीं है। तो विजय मदन लाल चौधरी केस में ये हुआ। एक और जो हमने बात की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, तो ये नहीं कि वो दादा ने की थी, तो पोते के पास अगर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिलती है तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। पता था दादाजी स्मगलिंग करते थे। तो ये मल्टीपल हाई कोर्ट्स ने और ये विजय मदन लाल चौधरी में भी ये चीज जो है वो उन्होंने कंफर्म की। अब बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अटैचमेंट, तो ये भी मल्टीपल हाई कोर्ट्स ने कहा, जो हमने बात की थी कि अगर मुझे पता ही नहीं था तो मैंने खरीद ली। तो अब वो 2.5 करोड़ लेके चला गया जो मिस बी से, मिस्टर ए, तो वो 2.5 करोड़ कहाँ गया वो लेके, वो देखेंगे उसने उसका क्या किया। अब एक आता है कि पीएमएलए वर्सेस अदर अलाइड लॉस। तो पीएमएलए और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, एक फेमा है। तो अगर हम देखें कि प्राइमरी फोकस कहाँ है, तो पीएमएलए कंसीलिंग यूजिंग प्रोसीड्स ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस उसके बारे में है। बेनामी ट्रांजैक्शन है कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम से खरीद ली, असली ओनरशिप छुपा के। और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का वैल्यूएशन है सीधा। नेचर ऑफ लॉ कैसी है, क्रिमिनल है। सिविल अटैचमेंट रेमेडी भी है इसमें, पीएमएलए में सिविल मतलब अटैचमेंट वगैरह करते हैं, ये भी सिविल एंड क्रिमिनल है। और फेमा प्राइमरली सिविल है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सिर्फ सीरियस केसेस में होती है। पीएमएलए में तो अरेस्ट है सीधा जब उसने ऑफेंस कर दी। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ईडी है इसमें। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है बेनामी ट्रांजेक्शन्स में। और इसमें भी ईडी है, पीएमएलए में भी जो फेमा के केसेस हैं उसमें भी ईडी आ जाती है। प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं, कंफिस्केशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें पेनल्टी लगती है, क्योंकि कंफिस्केशन तो कोई इस तरह की वो आती नहीं, अपने फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की वायलेशन की है। तो रिवर्स बर्डन कि आप प्रूव करें आप गिल्टी नहीं है, यस पीएमएलए में है, बेनामी ट्रांजैक्शन में भी एक्ट में भी है, लेकिन फेमा में नहीं है। फेमा में एजेंसी को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये वायलेशन हुई है। बेल कंडीशंस स्टिंजेंट है सेक्शन 45, बाकियों में नहीं है। इसमें तो ज़्यादातर अरेस्ट वगैरह भी नहीं होता। तो ये रेगुलर बेल है, प्रोविजन अप्लाई होते हैं, लेकिन उस तरह स्टिंजेंट नहीं है। तो पैरेलल प्रोसीडिंग्स कम्प्लेक्स फाइनेंशियल केसेस हैं, जैसे उसमें ईडी कैन साइमल्टेनियसली
प्रोसीड अंडर पीएमएलए एंड फेमा, दोनों में इकट्ठा काम कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन इंडिपेंडेंटली प्रोसीड अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड बेनामी एक्ट। तो दीज पैरेलल प्रोसीडिंग्स आर लीगली परमिसिबल। ऐसा नहीं वो कहे जी ये उधर चल रही है, ईडी देख तो रहे जी, आप क्यों देख रहे हो, भाई हम भी देखेंगे। इनकम टैक्स वाला ये कहेगा कि भाई हम भी एम्पावर्ड है, हम भी, हमारे मतलब कोई बार नहीं है। तो डबल जियो पार्टी नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ऑफेंस जो है एसेंशियली इंग्रेडिएंट्स जो उसके बर्डन ऑफ प्रूफ ये सब जो है लीगल कंसिक्वेंसेस जो है हर स्टेट्यूट के लीगली डिस्टिंक्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम जल्दी से इसकी समरी देख लेते हैं। और इसमें हमने कमेंसमेंट की बात की थी, 2002 में बंद तो गया था, लेकिन 1 जुलाई 2005 से ये एक्ट आया। मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस क्या है, सेक्शन 3 में है। इसमें कंसीलिंग यूजिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग अटेम्प्ट, उसकी असिस्ट करना उसको। और ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है कि जैसे हमने बात की थी कि दादा पोते वाली बात की थी, तो वो ऑफेंस कंटिन्यू करती है, ऐसा नहीं। उसका पनिशमेंट जो थी, रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट है 3 से 7 साल की। अगर एनडीपीएस के साथ रिलेटेड है, ड्रग्स के साथ रिलेटेड है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो उसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो फाइन है, नॉन बेलेबल है। ये पीएमएलए की ऑफेंसेस नॉन अवेलेबल है, ये लिखा हुआ हमने पढ़ा था, और उसमें उसकी अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की बात की थी हमने, इसमें 3 कैटेगरी थे, 3 पार्ट थे, ABC। तो पीएनएस, एनडीपीएस और पीसी एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कस्टम एक्ट, सिक्योरिटीज लॉ, इन सब की वायलेशंस के रिलेटेड कुछ ऑफेंसेज हैं, वहां से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है वो आई, और फिर वो पीएमएलए उसके ऊपर लग गया। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आगे आ गया, इसको डिफाइन किया गया 2(1)(u) में। तो जो प्रॉपर्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्राइव की है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से, जो यहाँ पे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से, तो एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। और अगर कोई बंदा भाग गया तो उसकी प्रॉपर्टी या बाहर प्रॉपर्टी उसने भेज दिया, पैसा साइफन ऑफ कर दिया, तो उतनी वैल्यू की अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो वो भी इसमें आ जाएगी, प्रोसीड ऑफ क्राइम में आ जाएगी, और उसको अटैच कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वही वो होगा। ये 2019 में अमेंडमेंट आई थी। ईडी क्या है, ईडी के बारे में हमने जो इसकी पावर्स हैं उसके बारे में, ये 1956 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ये काम करती है, डायरेक्टर साहब इसको हेड करते हैं, डिफरेंट जगहों पे इसके ऑफिस होते हैं। तो अब इसके हमने पावर्स की बात की थी। सर्वे की पावर है सेक्शन 16 में, सर्च एंड सीजर है 17 में, सर्च ऑफ पर्सन है 18 में, अरेस्ट है सेक्शन 19 में, रिटेंशन ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो 20 में है, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स 21 में है, अटैचमेंट है सेक्शन 5 में है। मतलब इस तरह की जो चीजें हमने कवर की। और प्रोविजनल अटैचमेंट सेक्शन 5 में हमने बात की थी, 180 दिन के लिए होती है, उसको कंप्लेंट फाइल करनी होगी 30 दिन के अंदर उसको जो है वो। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को 365 दिन या स्पेशल कोर्ट के डिसीजन तक, विच एवर इज लेटर तक वो हो सकती है स्टैंड। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो बात थी कि ये क्या है, सेक्शन 6 में है, इसमें क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये अटैचमेंट को। और अगर कोई एब्सकॉन्डर है तो उस केस में कन्फिस्केशन भी करती है, तो ये कन्फिस्केशन जो है वो स्पेशल कोर्ट करता है। तो स्पेशल कोर्ट है सेक्शन 43 में, ये डेजिग्नेटेड सेशन कोर्ट्स होते हैं इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट के जो हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का है। तो रिपोर्टिंग एंटिटीज, तो इसमें बैंक आते हैं, एनबीएफसी आती है, कैपिटल मार्केट आती है, इंटरमीडियरी आते हैं, इंश्योरर आते हैं, रियल एस्टेट एजेंट आते हैं, प्रेशियस मेटल के डीलर आते हैं, सीए, सीएस, सीएमए। ये नोटिफिकेशन है 2023 की, उसमें ये सारे नोटिफाई किए हुए हैं। तो ये सारे रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, ये अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। सीडीडी और केवाईसी लेवल जो है वो एसडीडी है, जो सिंपल ड्यू डिलीजेंस है। और एक है स्टैंडर्ड, मतलब जो, और उसके बाद स्टैंडर्ड है, सबके लिए होती है। ईडीडी जो है वो हाई है, एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस, पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस, एफएटीएफ के नॉन कंप्लायंट जुरिस्डिक्शंस में। तो फाइनेंशियल एक्शन
टास्क फोर्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, जो वो बताती है कि वहाँ वहाँ पे ऐसे धंधे होते हैं। तो अब रिकॉर्ड कीपिंग जो इनको है, 5 साल के लिए रिकॉर्ड रखना है। कुछ हमने लिस्ट देखी थी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स किस किस तरह के काम होंगे, तो उनका रिकॉर्ड रखना है। तो इसमें सीटीआर था कि 10 लाख से ऊपर अगर बैंक में जमा होता है तो उस तरह से सस्पिशियस कोई ट्रांजेक्शन्स हैं, काउंटरफीट करेंसी आती है कहीं से, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और इसके अलावा एसटीआर फाइलिंग है, जो एफआईयू को रिपोर्ट फाइलिंग होनी है विद इन 7 डेज बिकमिंग अवेयर, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है। तो उसमें बताना नहीं है उसको, जिसकी रिपोर्ट हो रही है उसको नहीं बताना। टिपिंग ऑफ जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है, आप उसको बताते हैं तो पनिशेबल है। जो रिपोर्टिंग एंटिटी को जुबान बंद रखनी होगी अपनी। रिवर्स बर्डन है सेक्शन 24 में। तो अक्यूज को प्रूव करना है कि प्रॉपर्टी उसकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से नहीं बनी। बेल है 45 में, इसमें 2 स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं। तो पब्लिक, अब इसमें एक है कि बिना जो ईडी को, जैसे केविएट होता है ना, अदरवाइज केविएट करना पड़ता है कि अगर कोई केस हो तो मेरे को बुलाया जाए, कोर्ट बुलाएगा। तो इसमें इनमेड सेल्फ मेड केविएट है, मतलब इनबिल्ट केविएट है, जिसमें ईडी को बुलाना ही पड़ेगा कोर्ट को जब भी कोई बेल अप्लाई करता है इसमें पीएमएलए में। और फिर कोर्ट को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि नॉन गिल्टी है और वो आगे वो नहीं करेगा, ऑफेंस नहीं करेगा। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वुमेन हैं, बच्चे हैं, या 1 करोड़ से नीचे जहाँ पे कोई केस है, कोई बीमार आदमी है, उन केसेस में बेल दी जा सकती है। अब इंटरनेशनल जो आपस में म्यूचुअल उसकी आदान प्रदान है इंफॉर्मेशन का, वो है सेक्शन 56 से 60 तक। और अब ये इम्पोर्टेंट केस है, विजय मदन लाल चौधरी का केस था, इसको भी हमने इसमें डाल दिया। तो इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो इसकी हैं उसको अपहोल्ड किया गया है, जिनको लोग आमतौर पे कहते हैं ये तो बहुत धक्का है जी, कुछ है, तो लॉ में वो प्रोवाइडेड है, तो उन्होंने उसको अपहोल्ड किया। पंकज बंसल में उन्होंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को कहा कि ओरल देना के बजाय आपको उसको रिटर्न में देना होगा। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर पीएमएलए पार्ट। तो अब इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम 2 लॉज की बात करेंगे, मतलब 2 या 3 स्टेच्यूट हैं उनकी बात करेंगे। तो अ, वो उसमें जो है वो पहला, जैसे फ्रीजिंग ऑफ असेट्स अंडर सेक्शन 51A ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो यूएपीए एक्ट जो है उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये पीएमएलए के साथ थोड़े जुड़े हुए केस हैं। तो इसको, ये पहले सिलेबस में अलग थे लेकिन अब इनको इसमें जोड़ दिया गया, तो इसके लिए हम अलग से सेशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तो with this we come to the end of PMLA part. So thank you very much.